प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा शुरू करी साइकोलॉजिकल हेल्थ और हाइजीन का क्या स्टेटस है कंट्री में। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान, डॉक्टर अवधेश शर्मा जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं और साथ में हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री के प्रेसिडेंट, और साथ में मिस्टर अरविंद नायर। मिस्टर अरविंद नायर IIM अहमदाबाद से हैं, CEO डोमिनोज रह चुके हैं और साथ ही सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, सेमिनार लीडर हैं ऑफ लैंडमार्क एजुकेशन फोरम। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। साथ में हमारी ऑडियंस पिछले हफ्ते की तरह भारतीय विद्या भवन से, आपका भी स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और स्ट्रेस क्रिएट करने वाला ऐसा मौका आता है जब भी किसी से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, एड्रेस कैसे किया जाए, इसमें भी बड़ा स्ट्रेस होता है। और यंगस्टर्स मुझे बताते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किसी को मिस्टर बोलें या सर बोलें या जी बोलें या उनको उनके नाम से पुकारें, और जब हम उनको गलत एड्रेस कर देते हैं उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अब बताइए। हमारे समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदला है। पहले गांव में मुखिया होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, उसके बाद अंकल आंटीज होते थे, बड़ी बहनें दीदियां होती थीं, भाई होते थे, और उसके बाद बच्चे होते थे। और हर कुछ सालों के बाद ऐसा समझा जाता कि दूसरे व्यक्ति की इज्जत करना ज़रूरी है। और वो इज्जत इसलिए होती थी क्योंकि वो रोल मॉडल होते थे। वो अपनी विजडम से अपने लिए इज्जत को अर्जित करते थे। समय जैसे जैसे बदला, हमने देखा कि समाज में वेस्टर्न वैल्यूज़ भी आई, वेस्टर्न बिजनेसेस भी आए, और ऐसा पाया गया कि साहब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में दूसरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। तो जो वो सोशल स्ट्रक्चर थे वो कम होने शुरू हो गए, और अब धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन लोगों की माइंडसेट नहीं बदली है। जो अभी भी बड़ा बूढ़ा है जिसने कि पहले वाले लोगों को सर या आप या जी या मिस्टर के नाम से संबोधित किया, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि मुझसे जो छोटे हैं वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उनसे ज़्यादा जानता है, पोजीशन में उनसे ज़्यादा बड़ा है, जो कि शायद सच ना हो, और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी वैसा करें। और ये आप कुछ खास तरह के विभागों में भी ज़्यादा देख सकते हैं। किस तरह के विभागों में? जहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको इज्जत दी जाए, जैसे गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि उनकी पोजीशन है, जिस पोजीशन की वजह से दूसरे लोग उनकी इज्जत करें, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे उम्र में छोटे हों। लेकिन न्यूअर जनरेशन कई बार ये समझती है कि उन्होंने भी उतना पढ़ा है, उनकी पोजीशन भी शायद उतनी अच्छी है, तो क्यों ना वो उसी तरह से बातचीत करें जिसमें कि मिस्टर सर वगैरह की कोई बात नहीं है, 1 to 1 की बात हो। वहाँ पे समाज में जो ऑर्डर है वो बदल गया है, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। तो अगर फॉर एग्जांपल सरकारी महकमे में किसी व्यक्ति को उस तरह से संबोधित नहीं किया गया, किसी अफसर को, जैसा वो चाहता है, तो फिर वो क्या करता है? पावर तो बहुत है उनके पास। हाँ, तो क्या करता है फिर? वो कई बार पावर का इस्तेमाल दूसरे रूप में भी किया जाता है। मतलब कि ब्लॉक कर सकता है कम से कम उस इंटरैक्शन को, डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है, एटसेट्रा। वो भी होता है, और कई बार वो साफ कह देते हैं कि आप अगर मुझे इज्जत नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अच्छा, ओके। और ये कई बार देखने में भी आता है, और ये सिर्फ सरकारी महकमे में नहीं, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा देखा गया है। पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस है उनमें भी देखा गया है, स्कूल्स में भी देखा गया है, कॉलेजेस में भी देखा जाता है। टीचर जो है, अगर आप टीचर को
उसके नाम से कह दें तो वो शायद आपके नंबर भी उतने अच्छे ना दे जितना देगा स्टूडेंट, चाहे उससे ब्राइट हो। तो ये हमारे समाज की एक सोच है। वेरेज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, जहाँ पे कि सालों से एक तो एजुकेशन रही है उनके पास, तो एजुकेशन की वजह से वो इक्वलाइजर सोसाइटी में हो गया। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का बढ़ना एक रिसेंट फिनोमेना है, जिस वजह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो ज़्यादा एजुकेटेड है उससे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो माइंडसेट जो है वो बदलने में शायद 2 या 3 जनरेशन और लगे। सो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रेन। इसके बारे में आपका क्या कहना है और ओवरऑल इस एड्रेसिंग पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर आप देखो हिस्टोरिकली, अगर आप देखो, सो हु रिस्पेक्ट्स हुम, कौन किसको आदर से कहता है, सर या जो भी है। सो द यंग रिस्पेक्ट द ओल्ड, विमेन रिस्पेक्ट मेन, राइट? द अनएजुकेटेड रिस्पेक्ट द एजुकेटेड, द पावरलेस रिस्पेक्ट द पावर्ड. So this is the historical relationship between giving respect and receiving respect. Absolutely. Society today is very complicated. So you have power in one area, I have power in another area. You are educated about one topic, she is educated about some other topic. So who respects whom? Now that relationship is a function of how much you are at peace with who you are and who you are not. So the way I would put it is, I would be very comfortable giving respect to you the way you want to be respected, and I have no expectations on how you respect me. And when I have no expectation, I am at peace with whatever way you address me. By when do you think our society can evolve to this level? कब तक हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि एक क्रिटिकल नंबर्स बने सोसाइटी में जो कि अपने अंदर कंफर्टेबल हो। जो अरविंद जी ने एक बात कही कि वो सीओ है और वो कंफर्टेबल है, और मैं डॉक्टर हूँ और मैं भी कंफर्टेबल रहूँ। इस तरह से कोई अगर प्लम्बर भी हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, ब्यूरोक्रेट भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, वो अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट है, वो कंफर्टेबल रहे। हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि हम सब एक उस स्टेज पर इवॉल्व करना चाहते हैं जहाँ पे कि खूब पैसा हो, खूब पावर हो, लेकिन हर किसी के पास पैसा और पावर तो होने नहीं वाला। लेकिन अच्छी एजुकेशन और अच्छी स्किल्स किसी के पास भी हो सकती हैं। और जब हम एज अ सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें कि आप अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर हैं, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट दी जाए, मेरे ख्याल से शायद 2 जनरेशन लगेंगी। 2 जनरेशन अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते रहे तो। जो इन्होंने अरविंद जी ने पॉइंट बोला बड़ा अच्छा मेरे को लगा, एट पीस विथ योर सेल्फ। एट पीस विथ योर सेल्फ ऑल्सो डिपेंड समवेयर ऑन योर प्रोग्रेस। तो क्या ये एक लेवल ऑफ अचीवमेंट के बाद आता है? एक्चुअली ये एक सोचने का ढंग है, और वो जो सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं हमें अपने बचपन में शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बात जब तक हम अपने स्कूल्स में बच्चों के साथ नहीं करेंगे कि 40 में से हर बच्चा फर्स्ट नहीं होगा, लेकिन किसी का किसी चीज़ में टैलेंट है, किसी का किसी चीज़ में टैलेंट है। जब तक ये बात वहाँ से शुरुआत ना हो, फैमिलीज से शुरुआत ना हो और समाज में इसके बारे में चर्चा ना हो, तब तक ये बात नहीं आएगी। ये आमतौर पे अचीवमेंट से लिंक्ड नहीं होती, क्योंकि अचीवमेंट के बाद कई बार इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट अचीवमेंट नहीं आ रही देन यू फील कि अरे शायद मुझे अब इज्जत ना मिले। ये सिर्फ इस पे होती है कि आप अपने अंदर एज अ पर्सन कितने सक्षम हैं और कितने खुश रहने का आपके अंदर मादा है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। क्या हम रियली विनम्र हैं कि क्या हम दिखाते हैं कि हम विनम्र हैं, और उस दिखाने के क्या नतीजे? आर वी अ हम्बल रेस? My own experiences is that we are arrogant about our humility. Which means what? We compete with each other on who's more humble. Okay. I mean, if suppose you look at Mother Teresa and she goes and picks up an orphan child, she's not worried about whether a camera is zooming on her. She'll pick up the child because that's what she wants to do. But whenever there is an election, there is always a competition on which leader goes to the most downtrodden community in the worst location, and it always happens when there is a camera around. Correct. But that is not humility. That is arrogance of humility. Arrogance of humility. जैसे एक राजा की कहानी है कि वो हर रोज जाके भगवान के सामने मंदिर में कहता था, मेरे से छोटा कोई नहीं, मेरे से तुझ कोई नहीं। ऐसी आवाज़ उसको एक दिन किसी फ़कीर की सुना दे गई।
पीछे से, तो उसने बोला कौन है जो मेरे से ज़्यादा हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है? क्या हमारा कुछ ऐसा है डॉक्टर साहब? हर चीज़ आज के समाज में एक दिखावट की चीज़ हो गई है, और दिखावट में जिसमें मुझे फ़ायदा हो, और ह्यूमिलिटी में भी कई बार, जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि कैमरास जब होते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा दिखता है। वो होने की वजह से हर किसी को लगता है कि ह्यूमिलिटी दिखाऊंगा तो कुछ मिलेगा। ह्यूमिलिटी अंदर से आ रही है इसलिए नहीं, और जब वो अंदर से नहीं आ रही है तो ना वो ह्यूमिलिटी होगी, और ह्यूमिलिटी की वजह से जो आपको अपने अंदर खुशी महसूस होती है, जो आपको अपने अंदर एक फ्रीडम महसूस होती है, वो फ्रीडम तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो क्या नतीजा क्या होगा ऐसी ह्यूमिलिटी का जो दिखावटी ह्यूमिलिटी है? देखिए, कोई भी हमारे अंदर अगर भाव चल रहा है, जो भाव हमारे इन द फ्लो जिसको कहते हैं उसमें नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर कंफर्टेबल नहीं है, डिसोनेंस है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग रूप से बिहेव करेंगे। एक हिस्सा है जो दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ह्यूमिलिटी में हूँ। दूसरा हिस्सा है जो समझ रहा है कि मैं नहीं हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से शरीर के केमिकल्स एकदम क्योस में चले जाते हैं। उस क्योस की वजह से ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो बहुत स्पीड से निकलना शुरू हो जाते हैं, और उन स्पीड से निकलने की वजह से तनाव और फिर डिप्रेशन एक बहुत बड़ा ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जो होना शुरू हो जाता है। और अगर वो शरीर में आने शुरू हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में साइकोसोमैटिक इलनेसेस, खास तौर पे डिप्रेशन या हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या कैंसर्स के रूप में निकलना शुरू होता है। ऐसा पाया गया है कि जब व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब्ड है तो उससे कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो कई गुना कम हो जाती है, मतलब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है। पीसफुलनेस, क्या हम पीसफुल सोसाइटी हैं या हम नॉन वायलेंस का भी मुखौटा ही ओढ़े रहते हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, पीसफुल अगर हम हैं तो हम दूसरा भी पीसफुल है, उसको भी महसूस करेंगे। हमारे अंदर अगर गुस्सा आ रहा है, जो कि आमतौर पे आज के समय में बहुत कारण बाहरी रूप से भी हैं, अंदरी रूप से भी हैं, उनको भी महसूस करके उनको कम कर पाएंगे। उसका आडंबर नहीं करेंगे, उसको दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी इतने जनरेशन्स की स्पिरिचुअलिटी को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। समाज में जो तनाव आज उभर के आ रहे हैं वो उभर के नहीं आएंगे, अपने अंदर जो तनाव उभर के आ रहे हैं वो उभर के नहीं आएंगे, क्योंकि हम अंदर से पीसफुल नहीं हैं। वो हमारे सारे जो आंकड़े हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ के, वो साफ दिखाते हैं, वो दिखा देते हैं। क्या हमारे पीस लविंग या नॉन वायलेंट होने का जो आर्ग्यूमेंट है कहीं पर हमें भी शेल्टर देता है ये, अरविंद जी? So I have a slightly different view on this. मेरे my own experiences कि इंडिया में by and large people are extremely tolerant and extremely peace loving compared to most of the countries. हमारे जो सोसाइटी है, look at the kind of difficulties जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, उसके बावजूद बहुत टॉलरेंट है। क्योंकि बाय एंड लार्ज मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो टॉलरेंट है बिकॉज दे आर वीक, दे आर टॉलरेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो पेशेंट, एंड आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विथ आवर ओन हिस्ट्री। हमारा जो हिस्ट्री है, वेदर इट्स महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट मूवमेंट और इवन बिफोर दैट, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, द नेशन हैज हैड मच लेस वॉर्स देन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Because we were not fighting only. We were don't not have to, retaliating. maybe because the nature helped us, because there was the Himalayan ranges, and that's why invaders couldn't come so easily. But generally, I think Indians are peace loving. They are tolerant. They are more oriented towards peace than violence. Peace loving होना और cowardly होना, क्या इसमें बहुत ही पतली लाइन है? अगर हम अपने अंदर से पीस महसूस कर रहे हैं, जो कि हमारी एक स्वाभाविक नेचर होनी चाहिए, जो कि बात अरविंद जी ने कही कि एज अ रेस, एज अ कम्युनिटी हमारी स्वाभाविक नेचर थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम अंदर उबल रहे हैं. सोसाइटी इज ऑन द बॉयल, इंडिविजुअल्स आर ऑन द बॉयल, लेकिन उसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो जो मुखौटा है पीसफुलनेस का, वो मुखौटा हमें अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ नहीं पनपने देगा. पेरेंट्स की सर्विस करना और उनको कई बार अपने साथ रखना अगर उनके पास घर नहीं है, ये भी क्या कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है?
देखिए आज के समय में पेरेंट्स भी उस जनरेशन में हैं कि जहाँ पे उन्हें अपनी एक इंडिविजुअलिटी की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते थे, तो आप एक स्टेज पर आकर एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आपके बच्चे आपको वही देंगे जो आपने अपने पेरेंट्स को दिया। वेरी गुड पॉइंट। अब वो चीज़ बदल रही है। आपने अपने पेरेंट्स को दिया लेकिन आपको लगता है कि मेरे बच्चे नहीं देंगे, या शायद आपने भी अपने पेरेंट्स को उतना नहीं दिया जितना उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया। करेक्ट। तो वो सडनली जो बॉल गेम जिसको कहते हैं वो बदल गई है। उसकी वजह से लोग करते तो हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है, समाज में दूसरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनके मन के अंदर कुछ और चल रहा होता। जो उनकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और जो इंटेंडेड बिहेवियर है, दोनों में फ़र्क आ जाता है। जब वो फ़र्क आता है तो फिर वो दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और महसूस करते हैं। या तो वो तनाव के रूप में आता है आपस में, जनरेशन टू जनरेशन, या फिर वो करते तो रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। इफ़ यू कंपेयर इंडियन सोसाइटी और बाकी कंट्रीज़ के साथ आप कंपेयर करोगे तो इंडिया में इवन टुडे रिलेशनशिप, फैमिली, इसका बहुत महत्व है। बट बाय एंड लार्ज अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखोगे तो देयर इज़ अ वेरी हेल्दी रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द फैमिली, whether it is brothers and sisters and cousins and parents and uncles and aunts. Whereas if you look at Western society, there is very often no relationship. I think we are far better off in that. पिछले 15-20 वर्षों में जो एक सडन सा बदलाव हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं मैं टेलीविज़न के सीरियल्स को बहुत बड़ा एक क्रिमिनल कहूँ तो मानूंगा, कि जहाँ पे कि टूटते हुए समाज को दिखाया जा रहा है, जैसे और कोई सच्चाई है ही नहीं। आपस में जो तनाव है सिर्फ उन्हें दिखाया जा रहा है। परसेंटेज वाइज जो आज से 20 साल पहले था, हम बहुत बदले हैं। लेकिन जैसा अरविंद जी ने कहा कि अभी भी बहुत सशक्त परिवार हैं, लेकिन आने वाले समय में वो किस तरफ ट्रेंड जा रहे हैं वो एक अच्छी सूचक नहीं है। हम कई बार दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। गांधी जी ने कहा था, इफ़ यू डू नॉट गिव अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन इट इज़ ड्यू, इट इज़ ऑल्सो वायलेंस। हम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। उसकी बड़ाई हो रही होगी तो वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये भी तो एक तरह से कहीं पर हमें अंदर हिट करता होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं गुड इनफ हूँ तो दूसरा जितना अच्छा है उसको कहने में मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि उसके कंपैरिजन में मैं कैसा हूँ तो मुझे ज़रूर कष्ट हो सकता है। और वही आज के समय में हो रहा है कि कंपटीशन बचपन से ऐसा चल रहा है कि अगर तुम्हारे इतने परसेंट नहीं है तो तुम गुड इनफ नहीं हो। तो बच्चा सीखता है कि मैंने अगर दूसरे को कहा तो इसका मतलब मैं कम हो गया। प्रश्नों की बारी। प्रश्न। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी हम बिल्कुल सारा दिन से स्टार्टिंग करते हैं, दिन हमारा ठीक चल रहा है, अचानक हम तनाव में आते हैं बिना किसी कारण के। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहीं ना कहीं तनाव का बीज हमारे अंदर पड़ा होता है, समय पर वही पनप जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा पहले और उसकी वजह से आपको तनाव आया था। आपने समय के साथ साथ उसको रिजॉल्व कर लिया, नीचे दबा दिया या साइड पे कर दिया। वही चीज़ अगर आप किसी और के साथ होते देखते हैं या कई बार टेलीविज़न के सीरियल में होते देखते हैं या किसी से कोई वैसी ही बात सुनते हैं, तो वो जो पुरानी आपकी यादें हैं वो एकदम उभर के आ जाती हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ मन में भावना आए तो उसके ऊपर कोई भाव ज़रूर होगा। तो वो जो भाव है उसे पकड़ने की कोशिश करें, फिर एक स्टेप पीछे जाएं, जो उसके पीछे सोच थी उसे पकड़ने की कोशिश करें, और अब वो बीत गई, हो गई, ख़त्म हो गई, उसको रिजॉल्व कर दें, आगे बढ़ जाए। तो पुराना हिसाब किताब पहले तो ख़त्म करें। जो रोज़ हो रहा है अगर पॉसिबल हो तो शाम के समय ही उसको ख़त्म करके फिर सोएं, ताकि अगले दिन कम से कम बीज होते जाएं, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। आपने कहा कि भारतीय समाज आज भी विदेशों की तुलना में टॉलरेंस है भारतीय समाज में, पर मेरा मानना ये है वो टॉलरेंस भी गांधी जी के समय तक कहीं ना कहीं सीमित हो गई है। आज की जो जनरेशन है उसमें टॉलरेंस बहुत कम है। जिस तरह मैंने कहा, सोसाइटी जितना कॉम्पिटिटिव होगा, जितना लोगों को अपने आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जाएगा, उतना टॉलरेंस कम ज़रूर होगा। पर उसके बावजूद इवन टुडे, इवन अमंग आवर यंगस्टर्स,
the amount of respect and tolerance they have for elders, parents की बात करो या teachers की बात करो, बाकी सोसाइटी की तुलना से काफ़ी आगे है। ये आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग तनाव से ही अपनी ये सुबह की शुरुआत करते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर झूठ सबसे बड़ा तनाव का कारण है तो इसके अलावा भी और कोई तनाव के कारण है, और अगर है तो अपनी ज़िंदगी में कौन छोटी और बड़ी बदलाव लाए अपने दिनचर्या में जिससे पूर्णतया इससे छुटकारा मिल सके। अगर आप तनाव से पूर्णतया छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। जो आज आप हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उसे आप नहीं बदल सकते। आने वाले समय में अगर उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना लें, और ये भी समझ लें कि जीवन में कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती, तो उसको एक लॉन्गर टर्म प्लान ऑफ एक्शन बनाएं जिसे कहते हैं। एक दिनचर्या रखें, और दिनचर्या की शुरुआत अगर 5 मिनट अपने लिए से शुरुआत होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो दिनचर्या है उसमें अगर कोशिश कर सकें कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो। कई भागा दौड़ियाँ हमारे जीवन में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है और आप 1.25 घंटा पहले चल पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 55 मिनट पहले चलते हैं तो ऑब्वियसली 1 घंटे में आप तनाव में ही आएंगे। अगर आप 10 काम कर सकते हैं तो 8 करने की कोशिश करें, 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और शाम के समय जब आप वापस पहुंच जाते हैं तो अपने लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, अपने कुछ शौक़ के लिए थोड़ा समय ज़रूर रखें। प्लस जिसे गुड मेंटल हाइजीन कहा जाता है, थोड़ा समय हंसने के लिए, थोड़ा समय खुश रहने के लिए, थोड़ा समय ये समझने के लिए कि मेरे अंदर विचार क्या चल रहे हैं, भावनाएं क्या चल रही हैं, और अगर हो सके तो उन्हें चेक करके चेंज करने की कोशिश करें। तो अगर ये कर सकेंगे तो धीरे धीरे तनाव कम होता जाएगा। और सबसे शायद इम्पॉर्टेंट आज के समय में, आकांक्षाएं उतनी रखें जितनी पूरी हो पाती हैं, क्योंकि हर किसी की आकांक्षा बहुत बड़े होने की हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति एक ही प्रकार से बड़ा नहीं हो सकता। आप एक रूप में बड़ा हो सकते हैं, ये एक रूप में हो सकते हैं, मैं एक रूप में हो सकता हूँ। तो अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें, और जो अच्छाइयाँ उन्हें समय के साथ साथ बढ़ाते रहें। हम सभी कोशिश में यही रहते हैं, कोशिश यही करते रहते हैं अपनी तरफ से कि हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहें। लेकिन आज जब हम निरंतर घटनाएं पढ़ते हैं कि बात बात पे किसी ने किसी का खून कर दिया और समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या हम खुद जिम्मेदार हैं या फिर समाज जो चेंज हो रहा है वो जिम्मेदार है? जो हमारी सोच चल रही है उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। लेकिन हाँ, जिसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं, उसकी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़, छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाना, उसके बारे में टिप्पणियां करना, ये एक गलत ट्रेंड शुरू हो गया है। और उसकी वजह से जो भोजन मन में जाता है वो मन का भोजन खराब होना शुरू हो गया। तो वैसी चीज़ जो कि नकारात्मक है लेकिन जिसका मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसे दूर रखूं। और साथ ही साथ ये सकारात्मक कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपने और अपने आसपास के माहौल को बेहतर कर सकूं। अब एक नया जर्नलिज्म आया है, ऑरेंज जर्नलिज्म, जिसमें तांत्रिक वांत्रिक दिखाते हैं जी। मतलब कहीं पर वो भी एक तरह से गुमराह कर रहा है आदमी को, वास्तविकता से आदमी दूर जा रहा है आडंबर के कारण। मन में जो हमारे नकारात्मक विचार हैं या जो हमारे डर हैं, उनको लेकर टिटिलेशन जिसको कहते हैं, वो करने की वजह से ये प्रोग्राम्स चले हैं जिनकी TRPs भी रही हैं। हमेशा मानव मन जो हमारे डर हैं उनको कम करने की कोशिश करता है, और आमतौर पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोग्राम की, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आपके इन डरों को कैसे कम किया जाए, लेकिन असल में प्रोग्राम के अंदर कुछ और होता है। तो हर व्यक्ति वो देखने की कोशिश करता है कि कैसे वो अपने मन की घबराहट को, पीड़ा को, जो परेशानी चल रही है उसको कम करे, लेकिन उसी के साथ उसे गुमराह कर दिया जाता है। और मेरा क्वेश्चन अरविंद सर से है। आज हम झूठ बोलने से तो स्ट्रेस होते ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के प्रोग्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जब मैंने कहा कि सोसाइटी अभी जब डेवलपमेंट हो रही है तो सोसाइटी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि हम कभी हमारी वास्तविकता से परिचय नहीं रखते हैं। हमारा परिचय सिर्फ इससे है कि
और लोग कहाँ पर हैं, और हमें हमारे जो भी रिलेशनशिप है, कोई पड़ोसी है तो हम उनके साथ ऐसे रिलेट करते हैं कि वो मेरे से अच्छा है या वो मेरे से कम है। कौन क्या कर रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे आपकी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। जब तक इसको हम आइसोलेट नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, बीमारियाँ होगी, और आपकी पड़ोसी और आगे बढ़ते जाएंगे। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई जहाँ पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये पूछा गया सारे स्टूडेंट से कि अगर आपको $1 लाख का जॉब मिलेगा तो आप लोगे क्या। उसमें से 98% ने बोला लेंगे। कुछ दिनों बाद एक और स्टडी करी कि अगर आपको $1.5 लाख का जॉब मिलेगा और आपके बैचमेट्स को $2 लाख का जॉब मिलेगा, $2 लाख का, तो आप $1.5 लाख का जॉब लोगे क्या। उन्होंने बोला नहीं लेंगे। मतलब ये प्रतिस्पर्धा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मीन्स क्विंटेसेंस ऑफ प्रतिस्पर्धा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि वो $1.5 लाख $50,000 एक्स्ट्रा गंवाने के लिए तैयार है। किसी भी कंडीशन में उसके बैचमेट को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। क्या जेंडर डिफरेंस, मेल और फीमेल का डिफरेंस इस स्ट्रेस का कारण है, फीमेल्स के लिए खासकर? क्योंकि ये फीमेल्स को शुरू से सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, लड़की को हर जगह हर बात नहीं बोलनी चाहिए, तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। औरत जाति का जो लाइफ है इज़ ऑलवेज मोर डिफिकल्ट देन द लाइफ फॉर मेन, बिकॉज द सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। उन पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उन पर ज़्यादा रुकावट है। आई थिंक कंपेयर टू दैट वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आई थिंक विमेन हैव मोर स्पेस, मोर फ्रीडम। तो इफ़ यू आस्क मी, इंडिया में अगर वुमेन पे ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरे ख्याल से है। एक बहुत अहम चीज़ जो निकल के आई है साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, कि फीमेल होने से आपके डिप्रेशन के चांसेस डबल हो जाते हैं कंपेयर टू मेल्स। प्लस क्योंकि हार्मोनल चेंजेस उनमें होते हैं, प्लस कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि उन्हें कहा जाता है कि थोड़ा दब के रहो, उन्हें कहा जाता है कि मेल्स को दो, वो सर्वोपरि हैं। व्हाट हैज़ बीन सीन इज़ कि जब भी किसी समाज ने एक क्वांटम लीप ली है, वो तब ली है जबकि जो सो कॉल्ड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो डाउन ट्रॉडन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो एल्डरली हो, जब उन्हें सशक्त किया जाएगा, उन्हें पावर किया जाएगा, तो उसके बाद वो समाज जो है वो एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकता है। तो हम ये समझें कि अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तो हम सहज हो जाएंगे, और अगर हम घमंड नहीं करेंगे तो हम सरल हो जाएंगे, और अगर हम सहज और सरल हो गए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे मानसिक तौर से। एब्सोल्युटली। सो यही हमने आपसे सीखा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल